प्यारे बच्चों, आज इकोनॉमिक्स का आर्ट्स वाले बच्चों का एग्ज़ाम सेकंड सिटिंग में था। उसी का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो दो पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में हम लोग अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। बहुत सारे बच्चे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उन बच्चों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आपको 12th के एग्ज़ाम में बहुत सारे सहयोग मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है 10, 8, 8, 7, 8, 8, 20 तथा 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 8 है वो 5 बार आया, बाकी कोई संख्या उतनी बार नहीं आया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बहुलक बराबर 8। यहाँ हम संकेत के लिए लिखे हैं, यहाँ दिए गए आंकड़ों में केवल 8 का दोहराव 5 बार है जो सबसे अधिक है, या फिर 8 वह संख्या है जो सबसे अधिक बार मतलब 5 बार दिखाई देती है, इसलिए बहुलक बराबर 8 हो जाएगा। दूसरा है एक व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना कैसे होती। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, माध्य से माध्य विचलन बराबर सिग्मा मोड dx बट्टा n। इस फॉर्मूला से हम लोग गणना करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कीमत सूचकांक क्या है। तो कीमत सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं, के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। चौथा क्वेश्चन है भारत के ऐसे 2 राज्यों के नाम लिखिए जिसमें गरीबी का स्तर राष्ट्रीय गरीबी स्तर से अधिक है। तो वो है बच्चों बिहार, जिसमें है 51.91% जनसंख्या गरीब है, और दूसरा है झारखंड 42.16%। पांचवा क्वेश्चन है स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत क्यों समझा जाता है। तो किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति या फिर एक स्वस्थ व्यक्ति। तो चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, मतलब वो काम नहीं करना चाहेगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अस्पताल के भवन, मशीनों एवं उपकरणों, एम्बुलेंस आदि पर किया गया व्यय स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण करता है। स्वास्थ्य आधारित संरचना से स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है और परिणामस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी। फिर छठा क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 12 जुलाई 1982 में। ये क्वेश्चन आपका मॉडल क्वेश्चन में था, इसको हम बार बार इंपॉर्टेंट भी बोलते थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य है। तो चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति और पार्टी के चेयरमैन माओ से तुंग ने किया था इसका स्थापना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन की समाजवादी विधा में तेजी तब्दील करना था। 8वां नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न का 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ा से माध्यिका की गणना कीजिए। तो प्राप्तांक जो दिया हुआ है इसको हम लोग x मान लिए हैं, विद्यार्थियों की संख्या f है। तो यहाँ हम लोग लिख दिए 45, 55, 65, 75, 85, 95। अब इसमें f बारंबारता भी लिख लिए, इसका हम लोग संचयी बारंबारता निकालें तो यहाँ CF लिख लिए। अब इसमें क्या है बच्चों कि ये 5 का यहाँ 5 लिख दिए, ये 5 में इस 8 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में इस 10 को जोड़ देंगे तो 23, 23 में 7 को जोड़ देंगे तो 30, 30 में 6 को जोड़ देंगे 36, और 36 में 4 को जोड़ देंगे 40। तो यहाँ जब आप टोटल इसको जोड़िएगा तो ये आपका 40 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो मेरा जोड़ आया है वो सही है, इसको जोड़ने पर जो 40 आया है और यहाँ जो अंतिम 40 आएगा, इसका मतलब मेरा संचयी बारंबारता जो निकला है वो सही निकला। अब हम लोग m निकालेंगे। तो मीडियन बराबर इसमें फॉर्मूला है सिग्मा f बट्टा 2। तो सिग्मा f आपका है बच्चों 40, अब बट्टा 2, तो 20 बार में कट गया। तो ये जो 20 आया बच्चों इसको हम लोग कहाँ देखना है, CF में देखना है कि 20 किस में छुपा हुआ। तो यहाँ देखिए 13 में तो 20 हो नहीं सकता, ये तो कम है, 30 में भी नहीं हो सकता, तो ये 23 में छुपा है। तो 23 का सीधे x में देखेंगे क्या लिखा हुआ है 65। तो आपका माध्यिका जो हो जाएगा वो 65 हो जाएगा, इसलिए मीडियन बराबर क्या हो गया 65। 9वां नंबर क्वेश्चन है
यदि किसी श्रेणी में विचलन गुणांक 50 तथा समांतर माध्य 10 हो तो परमाणु विचलन का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों, परमाणु विचलन का गुणांक बराबर माने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर स्टैंडर्ड डिवीजन बटा माध्य। तो यहाँ पर विचलन क्या बोल रहा है, यदि किसी श्रेणी में विचलन गुणांक कितना है 50 है, तो यहाँ पर विचलन गुणांक जो है वो 50 दिया हुआ, तो यहाँ 50 बैठा दिए, ये बराबर का बराबर दिए, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है तो 10 का 10 रहा और माध्य का मान यहाँ 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्यों, यहाँ लिखा हुआ है समांतर माध्य कितना है 10 है, तो यहाँ पर माध्य की जगह 10 बैठा दे। अब ये इससे तिरछा गुना करेंगे बच्चों, तो 10 को 50 से गुना कर दिए तो 500 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 1 से गुना होगा तो स्टैंडर्ड डिवीजन ही रहेगा और 50 है 10 से गुना होगा तो 500 हो जाएगा। तो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना निकला बच्चों 500। अगला क्वेश्चन है सहसंबंध से क्या तात्पर्य है, सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएं किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित है तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तनों को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं। मतलब हम लोग यही जान सकते हैं कि दो चरों के आपसी संबंध को सहसंबंध कहते हैं कि एक में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ता है, इसको हम लोग सहसंबंध से ज्ञात करते हैं। सहसंबंध है 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक सहसंबंध, तो जब किसी वस्तु समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे साहचर्य चर के मान में वृद्धि होती है अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे साहचर्य चर के मान में कमी होती है, तो माना दोनों चरों के बीच पाए जाने वाला इस अनुरूप संबंध को धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरणार्थ किसी गैस का समान दाब पर तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ना अथवा तापक्रम कम होने से उसका आयतन कम होना गैस के दो चरों तापक्रम और आयतन के बीच धनात्मक सहसंबंध है। या फिर यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ेगा और वस्तु का मूल्य अगर घटता है तो पूर्ति भी घटेगा, तो ये दोनों में सीधा संबंध है, तो इसको हम लोग धनात्मक सहसंबंध कह सकते हैं। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, तो जब किसी वस्तु समूह अथवा घटना के किसी एक चर के मान में वृद्धि होने से दूसरे साहचर्य चर के मान में कमी आती है अथवा उसके मान में कमी होने से दूसरे साहचर्य चर के मान में वृद्धि होती है, तो इन दोनों चरों के बीच पाए जाने वाले इस प्रतिकूल संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग दे सकते हैं कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका मांग क्या होगा, घट जाएगा, और वस्तु का मूल्य घटता है तो उसका मांग बढ़ जाएगा। मतलब एक में वृद्धि दूसरा में कमी कर रहा है, मतलब विपरीत संबंध है, तो इसको हम लोग ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। शून्य सहसंबंध, तो जब किसी वस्तु समूह अथवा घटना के किसी एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे साहचर्य चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इन दोनों चरों के बीच के संबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। कहने मतलब है कि मूल्य बढ़ गया और मांग भी बढ़ गया, दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, धनात्मक। और यदि दोनों में परिवर्तन समान हो तो इसको हम लोग शून्य सहसंबंध कहेंगे। जैसे किसी गैस के आयतन के बढ़ने अथवा घटने से उसके रासायनिक सूत्र में कोई अंतर नहीं होना गैसों के दो चरों आयतन और रासायनिक सूत्र के बीच शून्य सहसंबंध को दर्शाएगा। अगला है सूचकांक निर्माण की मूल्यानुपातों की माध्य विधि क्या है। तो यह विधि सरल समूह विधि का एक सुधार है। इस विधि के अनुसार प्रचलित वर्ष का निर्देशांक निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का मूल्यानुपात मतलब प्राइस रिलेटिव ज्ञात किया जाता है। स्थिर आधार के मूल्य को 100 मानकर निकाला गया प्रचलित वर्ष का प्रतिशत ही मूल्यानुपात कहलाता है सूत्र से। तो इसका फॉर्मूला है P01, मतलब इसको IN भी लिख सकते हैं बच्चों, इंडेक्स नंबर सिग्मा P1 बट्टा P0 इंटू 100 बट्टा N, या फिर ये पूरा को हम लोग मान सकते हैं R। तो यहाँ सिग्मा है तो सिग्मा लिखिए और ये P1 बट्टा P0 इंटू 100 को R मान लेंगे, तो सिग्मा R बट्टा N। अब यहाँ R का फॉर्मूला क्या होगा, तो P1 बट्टा P0 इंटू 100 होगा। अब ये P1 क्या है, तो P1 होगा बच्चों वर्तमान वर्ष का मूल्य, और P0 होगा आपका आधार वर्ष का मूल्य, या वर्तमान वर्ष बोलिए या जांच वर्ष बोलिए। तो जांच वर्ष का मूल्य P1 और P0 होगा आधार वर्ष का मूल्य। यहाँ लिखा हुआ है P01 वर्तमान मूल्य निर्देशांक आधार वर्ष के मूल्यों पर सिग्मा R मूल्यानुपातों का योग है, N जो है मदों की संख्या है। 12 क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। तो 13 जनवरी 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की
एक परियोजना थी जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक में बदल दिया। 1998 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 2010-11 में वैश्विक उत्पादन का लगभग 17%। 30 वर्षों में इसने प्रति व्यक्ति दूध को दुगना कर दिया और डेयरी फार्मिंग को भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार जनरेटर बना दिया। यह किसानों को अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था, जो उनके द्वारा अपने हाथों में बनाए गए संसाधनों का नियंत्रण रखते थे। यह सब न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन द्वारा बल्कि जनता द्वारा उत्पादन द्वारा प्राप्त किया गया था। इस प्रक्रिया को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक होता है? तो आजकल उद्योग अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करते हैं। कार्य के दौरान प्रशिक्षण कई प्रकार से दिया जा सकता है, जैसे उद्योग के अपने कार्यस्थल पर ही पहले से कार्य को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को कार्य सिखा सकते हैं। दूसरा, कर्मचारियों को किसी अन्य स्थान पर प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। दोनों ही विधियों में उद्योग अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर कुछ व्यय वहन करते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि प्रशिक्षण के बाद वे कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक उद्योग के पास ही कार्य करें। इस प्रकार उद्योग उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहते हैं। प्रशिक्षण से श्रम उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। इस कारण कार्य के दौरान प्रशिक्षण आवश्यक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो 14 नवंबर 2004 काम के बदले अनाज कार्यक्रम देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया ताकि पूरक वेतन रोजगार के सृजन को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यतः जल संरक्षण, सूखे से सुरक्षा और भूमि विकास संबंधी कार्य संपन्न कराए जाते हैं और मजदूरी के न्यूनतम 25% का भुगतान नगद राशि में तथा शेष भुगतान अनाज के रूप में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देश में प्रत्येक परिवार के एक सक्षम व्यक्ति को 100 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम 100% केंद्र प्रायोजित है, मतलब केंद्र सरकार का योजना है। तो बच्चों, ये था आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय का प्रश्न। हम लोग सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उबाऊपन आ जाएगा, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, बाय बाय।